सीतापुर गांव में रहने वाला रघु एक साधारण कुम्हार था। एक दिन रघु गोमती के साथ जंगल से मिट्टी लेकर लौट रहा था। तभी एक फकीर उनके पास आता है। बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाती। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, अभी तो हम जंगल से मिट्टी लेकर लौट रहे हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो खाने लायक हो, जो मैं आपको दे सकूं। हाँ बाबा, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम घर पहुंचने वाले हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चलिए, हम आपको भरपेट भोजन कराएंगे। जी हाँ बाबा, आप हमारे साथ चलिए। घर आए मेहमान को भोजन कराना पुण्य का काम होता है। चाहे जो हो, हम आपकी भूख मिटाएंगे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर फकीर उनके साथ उनके घर आ गया। घर पहुंचते ही गोमती घबराते हुए रघु से बोली, जी, हमने बाबा को घर बुला तो लिया, लेकिन घर में तो दाना पानी ही नहीं बचा। अब उन्हें क्या खिलाएं? अरे, मुझे याद आया, मैंने 2 रोटियां अलग रख दी थीं, ताकि शाम को हम दोनों खा सकें। एक काम करो, तुम वही रोटियां बाबा को दे दो। भूखे का पेट भरना ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, ठीक कहते हो। अपना पेट चाहे खाली रह जाए, पर अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। भगवान भी यही सिखाता है। इतना कहकर गोमती ने अपने लिए रखी 2 रोटियां निकाली और फकीर को दे दी। फकीर ने प्रेम से रोटियां खाईं और जैसे ही उठने लगा, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। बेटी, तूने मेरे भूखे पेट को भरा है। ये तेरे पुण्य का फल है। भगवान तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। बहुत जल्द ही तू धनी और सुखी बनेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और बहुत जल्द ही तुम्हें एक सहारा भी मिलने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। फिर फकीर वहां से चला जाता है। पता नहीं गोमती, हमारी किस्मत में अब क्या बदलने वाला है। अगर सच में बाबा की बात सच हुई तो? अरे, बाबा तो वैसे ही कह गए। ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई खाए और हमें आशीर्वाद देकर अमीर बना दे। चलो, जैसा है वैसा ही सही। फिर ऐसे ही रात बीत गई। अगली सुबह रघु कहता है, गोमती, मैं घड़ा लेकर बाजार जा रहा हूं बेचने। तुम जंगल से फिर मिट्टी ले आना, तब तक मैं लौट आऊंगा। जी, मैं ले आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर रघु घर से निकल पड़ा। वो घड़ा लेकर रास्ते से गुजर ही रहा था कि तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई रो रही थी। अरे, ये लड़की कौन है जो इस वीराने में पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है? लगता है इस पर कोई बड़ी मुसीबत है। मुझे इसके पास जाकर पूछना चाहिए, शायद मैं मदद कर सकूं। इतना कहकर रघु उस लड़की के पास गया और बोला, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। मेरा नाम शोभा है। मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। पिताजी तो बचपन में ही मर गए थे। अब मेरी माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं कई दिनों से उन्हें ढूंढ रही हूँ, पर वो कहीं नहीं मिल रही हैं। इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आती है कि मेरी माँ कहाँ चली गई है। रघु मन ही मन में सोचता है, शायद यही वो सहारा है जिसका जिक्र फकीर बाबा ने किया था। वैसे भी मेरी कोई संतान नहीं है। अगर मैं इस बच्ची को अपने पास रख लूं, तो ये मेरे बुढ़ापे में सहारा बन जाएगी और इसे भी इसका सहारा मिलेगा। यही सही रहेगा। मैं इसे अपने घर ले जाता हूं। बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यहां यूं अकेले बैठना ठीक नहीं है। नहीं,
मैं ऐसे किसी के साथ घर नहीं जा सकती हूँ। मुझे किसी पर यकीन नहीं है, क्योंकि मैं आपको जानती भी नहीं और आपके साथ ऐसे ही जाना मुझे अपने आप में ठीक नहीं लगता है। बेटी, मैं तुम्हें अपनी बेटी बना के ले जाऊंगा। अब तो तुम मेरे साथ चलोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। अगर आप मुझे अपनी बेटी बनाएंगे तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पवित्र है और इस पर मुझे पूरा यकीन है। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। इतना कहकर रघु शोभा को लेकर अपने घर आ जाता है और जैसे ही घर के बाहर पहुंचता है तभी कहता है, बेटी, तुम यहां जरा ठहरो, मैं अभी आता हूं। फिर रघु अंदर जाता है। तभी गोमती ने शोभा को देख लेती है। ये कौन है जिसे आप घर ले आए हो? आप तो घड़े बेचने गए थे, फिर इसे क्यों ले आए? अरे गोमती, इसके माँ बाप नहीं हैं। पिताजी तो बचपन में ही मर गए और माँ पता नहीं कहाँ चली गई थी। ये रो रही थी तो मैं इसे अपने साथ ले आया, ताकि हमें भी सहारा मिल जाए और इसे भी। नहीं नहीं, हम ऐसे किसी को अपनी बेटी बनाकर अपने पास नहीं रख सकते हैं। क्या पता इसकी कोई और सच्चाई हो, हम कैसे यकीन कर ले? अरे भाग्यवान, तुम हर बात पर शक करती हो। अभी तो रख लो जब तक इसकी मां नहीं मिलती। अगर मां मिल गई तो ये चली जाएगी। तब तक एक लड़की यूं सड़क पर भटकती रहेगी तो अच्छा नहीं लगता। भगवान के लिए तब तक रख लो। ठीक है, जब तक इसकी मां नहीं मिलती तब तक ये हमारे पास रहेगी। इसके आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। जैसा तुम ठीक समझो भाग्यवान। फिर शोभा उनके घर रहने लगती है। वो दिन रात रघु और गोमती की सेवा करती, घर का सारा काम कर देती, जिससे गोमती भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगती है। गोमती मन ही मन में सोचती है, मैंने ऐसे ही इस लड़की पर शक किया। ये तो कितनी अच्छी है, जब से आई है मुझे एक झाड़ू भी नहीं लगाने देती, सारा काम खुद कर लेती है। क्या सोच रही हो भाग्यवान? मैं बस शोभा के बारे में सोच रही थी। इतनी सज्जन और सीधी लड़की, इसकी माँ कैसे इसे छोड़कर जा सकती है? देखो, जब से आई है तब से इसने घर का हर छोटा बड़ा काम किया है, मुझे कुछ भी नहीं करने देती। सच कहूं तो अब मुझे भी ये लड़की बहुत अच्छी लगने लगी है। देखा, मैंने कहा था ना, समय के साथ तुम इसे और बेहतर जान जाओगी। दिन यूं ही बीतते रहे, पर एक रात अचानक जब सब सो रहे थे तभी शोभा चुपके से उठी और घने जंगल की ओर निकल पड़ती है। तभी गोमती की आंखें भी खुल जाती है। अरे, ये शोभा इतनी रात को कहाँ जा रही है? जो हमसे बात करने में भी संकोच करती है, वो इतनी आधी रात को घर से बाहर कैसे निकल सकती है? जरूर कोई बात है जो ये हमसे छुपा रही है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। इतना कहकर गोमती उसका पीछा करने लगी। शोभा और गहरे जंगल में जाती रही। गोमती भी तेज तेज कदम बढ़ाती रही, पर अचानक शोभा गायब हो गई। अरे, ये क्या? अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? मैं तो इसके पीछे ही थी, ये कहाँ गुम हो गई? वो भी इतने घने जंगलों में। मुझे जल्दी से घर लौटना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर वो परेशान होकर कुछ देर इंतजार करती रही, पर शोभा नहीं लौटी। अंत में गोमती सुबह होने पर घर लौट आई और रघु से बोलती है, सुनते हो रघु, कल आधी रात को मैंने देखा शोभा घने जंगल की तरफ जा रही थी। मैं उसका पीछा भी कर रही थी, लेकिन अचानक वे जंगल में गायब हो गई। भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो? भला वो आधी रात को क्यों जाएगी? इतनी सीधी सादी लड़की है वो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सचमुच उसका पीछा कर रही थी, पर वो अचानक ओझल हो गई। अरे भाग्यवान,
तुम्हें तो शुरू से ही ये लड़की पसंद नहीं थी। अब जब तुमने इसे पसंद किया तो फिर इल्जाम लगाने लगी। तुम्हारी बातों पर मुझे जरा भी यकीन नहीं है। तभी शोभा लौटती है। बताओ ये लड़की कहाँ गई थी रात में? कहाँ गई थी शोभा? सुबह सुबह हम लोग परेशान हो गए थे तुम्हें घर में ना देखकर। वो बाबा, मैं अच्छी मिट्टी देखने गई थी ताकि घड़ा अच्छे बने और सब बिक जाएं। मैंने सुना था कि जंगल में बहुत अच्छी मिट्टी मिलती है। उसी को ढूंढते ढूंढते अभी आई हूँ। पर वो झूठ बोल रही है, मुझे शक है। मैं खुद उसकी पीछा कर रही थी। मैंने उसे जंगल की ओर जाते देखा और फिर वो गुम हो गई। बस शोभा हमारे बारे में सोच रही थी और मिट्टी लेना चाहती थी, और तुम हो जो इस मासूम बच्ची पर शक कर रही हो। आज के बाद इसके खिलाफ एक शब्द मत बोलना। गोमती मन ही मन में सोचती है, ये जरूर कुछ हम सबसे छुपा रही है और कुछ बड़ा करने वाली है। मुझे इस पर कड़ी नजर रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजा अपने कमरे में बेचैनी से बैठा हुआ था। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ है? 15 दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा। हर तरफ ढूंढवाया पर कोई सुराग नहीं मिला। महाराज, महारानी की अनुपस्थिति से राजकुमारी विचलित रहती है। मैं हर राज्य में पता करवा चुका हूं, पर अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। हमें हर संभव कोशिश करनी होगी। ठीक है, तुम घोषणा कराओ और बड़ा इनाम रखो। जो मेरी राजकुमारी को लाए मैं उसे इनाम दूंगा। कुछ भी करो पर मेरी राजकुमारी को ढूंढ कर लाओ। मुझे राजकुमारी की चिंता सताया जा रहा है। महाराज, ये कोई साधारण मामला नहीं है। जब से महारानी इस दुनिया में नहीं रही, तब से राजकुमारी बार बार बिना कारण लंबा समय महल से दूर रहती है। मुझे इसके पीछे कोई गहरा कारण नजर आता है। क्या बात कर रहे हो मंत्री? मैं अपनी बेटी पर शक कैसे कर सकता हूं? वह मेरी प्राणों से बढ़कर है। महाराज, 15 साल पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी कुछ मायनों में चिंताजनक लगती है। 15 साल पहले भविष्यवाणी क्या हुई थी मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको क्या याद है मंत्री जी? तो बताइए मुझे भी, जो आखिर क्या भविष्यवाणी किया था 15 साल पहले? साधु ने कहा था कि जब राजकुमारी 18 वर्ष की होगी तो वो महारानी को फिर से जीवित कर सकती है। क्या तुम पागल हो मंत्री? कोई मरा हुआ कैसे जीवित हो सकता है? ये सब अंधविश्वास है। ऐसी बातों पर मुझे कोई यकीन नहीं है। और आप भी मेरी राजकुमारी के बारे में ऐसी अफवाह मत फैलाइए। आप मुझ पर विश्वास करें या नहीं, पर यह भविष्यवाणी से मेल खाता है। महल में कुछ असामान्य है। हमें सच पता करना होगा। अगर आपने भी मेरी राजकुमारी पर शक किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आप खोज तेज करो, और जो भी पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। महाराज, मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा। महाराज, आप मानिए या ना मानिए, पर यही सच है। राजकुमारी जरूर कुछ ऐसा कर रही है जो कि नहीं करना चाहिए। पर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है। समय आने पर आपको खुद मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। राजा मन ही मन में सोचता है, मंत्री ऐसा क्यों कह रहा है? क्या इसमें सच्चाई है? मुझे अब सतर्क रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ रात होते ही शोभा चुपके से उठ खड़ी हुई और घने जंगल की ओर चल दी। तभी गोमती की भी नींद खुल जाती है। गोमती मन ही मन में सोचती है, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं इसकी सच्चाई जानकर ही रहूंगी। ये तो एक बार मेरी हाथ से बच गई थी।
पर इस बार नहीं बच पाएगी। आखिर ये किससे मिलती है, ये पता करूंगी। इतना ठानकर गोमती भी उठ खड़ी हुई और उसका पीछा करने लगती है। शोभा जंगल में चलते चलते एक गुफा के पास पहुंची। तभी दूर से उसे देखते देखते पास आई और छुपकर गुफा के मुहाने पर खड़ी हो गई। ये तो गुफा है, और ये यहाँ क्या कर रही है? रात को क्यों आई होगी? अब मुझे पता लगाना ही होगा। शोभा गुफा के अंदर घुसी और गोमती ने सावधानी से छिपकर भीतर की बातें सुनने की कोशिश की। गुफा के भीतर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो गंभीर स्वर में कहती रही है, तो तुम तैयार हो गई बेटी बलि देने के लिए? तुमने सारे इंतजाम कर लिया? हाँ दाई माँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं अपनी माँ को जिंदा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें 7 लोगों की बलि देनी होगी, वो भी नेक लोग, जो दूसरों के दुख नहीं देते, जो हमेशा मदद करते हैं। ऐसे 7 की बलि चाहिए। हाँ दाई माँ, मैंने उन 7 को ढूंढ लिया है। आज रात ही मैं उन्हें यहाँ ला दूंगी। मैं अपनी माँ को जिंदा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। 7 क्या है, मुझे 100 की भी बलि देनी पड़ी तो मैं दे दूंगी। तुम्हारी माँ का शरीर अभी सुरक्षित रखा हुआ है, बस तुम उन 7 की बलि दे दो, फिर देखना तेरी माँ जरूर जिंदा हो जाएगी। ये सुनकर गोमती के रोंगटे खड़े हो गए। वो छिपे छिपाए धीरे पीछे हटने लगती है। ये क्या, मैं यहाँ क्या सुन रही हूँ? ये तो सबको मारने की साजिश है। मुझे जल्दी से यहाँ भागना चाहिए और ये बात सभी को बताना होगा। फिर गोमती भागने लगती है, पर उसकी पैर किसी पत्थर से अटक गई और वो गिर पड़ी। कौन है वहाँ? कौन है? दाई माँ, कोई छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। जल्दी पकड़ो उसे। अगर उसने सबको बता दिया तो हम सब फंस जाएंगे। ठीक है, मैं अभी उसे पकड़ती हूँ। फिर शोभा जल्दी जाकर गोमती को पकड़कर गुफा के अंदर ले आती है। तुम ऐसे कैसे भाग सकती हो? मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। तुमने क्या सोचा, तुम मेरे हाथों से बच पाओगे? तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ। हम तुम्हें अपने घर में रखे थे। हमारे पति ने तुम पर भरोसा किया था, और तुमने ये सब कैसे किया? कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बेटी, इसके हाथ पांव बांधकर गुफा के अंदर रख दो और बाकी 6 को तुम अब लेकर आओ। ठीक है दाई माँ, मैं अभी बाकी सभी को लेकर आता हूँ। इतना कहकर शोभा ने गोमती के हाथ पांव बांध दिए और उसे गुफा के भीतर एक कोने में रख दिया। फिर वो बाहर निकल गई और रघु के पास चली गई। गोमती, तुम कहाँ हो? जल्दी खाना दे दो, मुझे मिट्टी लाने जाना है। तभी शोभा आती है और कहती है, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? माँ तो सुबह से दिख नहीं रही। मैं भी मिट्टी लाने जा रही थी। आप मेरे साथ चलिए ना, मुझे अकेले डर लग रहा है। पर तुम्हारी माँ ऐसे मुझे बिन बताए कहीं नहीं जाती थी। माँ ने कहा था एक गुफा से बहुत अच्छी मिट्टी मिलती है जो घड़ा बहुत मजबूत बनाता है। मैं आपको वही मिट्टी लाकर दूंगी। ठीक है, चलो, और साथ में गोमती को भी ढूंढना है। आज बिना बताए कहाँ गई है? फिर शोभा और रघु दोनों निकल पड़ते हैं और एक गुफा के पास जाते हैं। बाबा आप मुझसे डर लग रहा है, आप गुफा के अंदर चलिए ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम इतनी बहादुर हो और एक गुफा से डर गई। चलो चलता हूँ। फिर जब वे दोनों गुफा के पास पहुंचे और अंदर झांका तो वहां उसने देखा गोमती के हाथ पांव बंधे पड़े थे और वो बेहोश सी पड़ी हुई थी। ये क्या है गोमती? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ पांव बंधे क्यों हैं? तभी बूढ़ी औरत और शोभा दोनों वहां खड़ी हो जाती हैं। हाँ,
तुम दोनों कितने मूर्ख हो, हमारी जाल में इतनी आसानी से फंस गए। ये बूढ़ी औरत कौन है और ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे लिए है बाबा। मैं अपनी माँ को जिंदा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें और माँ को बलि देना चाहती हूँ ताकि मेरी असली माँ फिर से जीवन पा सके। ये कैसी बातें कर रही हो शोभा? कोई मरा हुआ कैसे जीवित हो सकता है? तुम ये सब करना बंद करो। मैंने भी इसे समझाने की कोशिश की, पर ये किसी की नहीं सुन रही है। ये 7 लोगों की बलि देने की बात कर रही है। नहीं, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी। मैंने तुम्हें कितना प्यार करता था। अगर तुम ये सब करोगी तो मैं कुछ भी सहन नहीं करूंगा। ऐसा मत करो। चुप हो जाओ तुम, क्यों उसे बहका रहे हो? नहीं बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। तुम्हारी माँ जरूर जीवित होगी। तुम पकड़ी जाओगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बस करिए, हमें आपकी अब एक शब्द भी नहीं सुनना। इतना कहकर शोभा और बूढ़ी औरत मिलकर रघु के भी हाथ पांव बांध देती हैं और उसे गोमती के पास डाल देती हैं। दाइमा, आप इन दोनों का ध्यान रखिए। बाकी मैं 5 लोगों को लेकर अभी आती हूँ। ये कहकर शोभा वहां से निकल पड़ती है और गांव की ओर जाती है। तभी राजा और मंत्री अचानक शोभा के सामने आ जाते हैं। अरे बेटी शोभा, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? पूरे 25 दिन हो गए। हम लोग ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। अब जाकर मिली हो? क्या कर रही हो यहाँ? चलो राजमहल। नहीं पिताजी, आप जाइए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? राजमहल क्यों नहीं चलेगी? यहाँ क्या कर रही है? पिताजी, जब तक मैं अपनी माँ को जीवित नहीं कर लूंगी तब तक राजमहल नहीं लौटूंगी। बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? भला मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित हुआ है जो तू ऐसा सोच रही है? कुछ भी हो जाए पिताजी, मैं अपनी माँ को जीवित करके रहूंगी। मैंने इसका पूरा इंतजाम कर लिया है। ऐसा क्या इंतजाम कर लिया है तूने? मैं 7 नेक और सच्चे लोगों की बलि दूंगी। उनकी बलि से मेरी माँ जीवित हो जाएगी। ऐसी बचकानी बातें छोड़ दो, वरना तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आप कुछ नहीं कर सकते पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। चाहे पुत्री हो या कोई और, न्याय करना राजा का कर्तव्य है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, राजकुमारी को पकड़ लो और बंदी बना लो, और गुफा में जितने लोग कैद हैं उन्हें भी बाहर लाओ और आजाद करो। मंत्री और सैनिक तुरंत आदेश मानते हैं। राजा स्वयं भी उनके साथ गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। सैनिक गुफा से रघु और गोमती को आजाद कर बाहर लाते हैं। बूढ़ी औरत को भी बांधकर बाहर लाया जाता है। महाराज, हमें न्याय दीजिए। जिस लड़की को मैंने बेटी बनाकर पाला, उसी ने हमें धोखा दिया और आज हमारी बलि देने वाली थी। वो कोई और नहीं, मेरी ही बेटी थी। महाराज, वो आपकी बेटी थी, लेकिन इस बूढ़ी औरत के कारण वह तंत्र मंत्र में फंस गई है। इसी ने राजकुमारी को भटका दिया। सैनिकों, इस बूढ़ी औरत को भी ले चलो, इसे कारागार में डाल दो। महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती? तुमने मेरी बेटी को गलत राह दिखाई और कहते हो गलती हो गई? इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। फिर सभी लोग राजमहल लौट आते हैं। बेटी, अभी भी वक्त है। तू अपनी माँ को जीवित करने का ये पागलपन छोड़ दे। कुछ भी हो जाए पिताजी, मैं अपनी माँ को जीवित करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। महाराज, राजकुमारी ऐसे नहीं मानेंगी। इन्हें सजा देना जरूरी है, वरना आने वाले समय में अगर ये राज्य की महारानी बनी तो कुछ बड़ा संकट ला सकती हैं। ठीक कहा मंत्री जी। सैनिकों, राजकुमारी को काल कोठरी में डाल दो।
दिन में सिर्फ एक बार भोजन मिले और बाहर की रोशनी ना दिखे। कठोर से कठोर सजा दी जाए। जी महाराज, जैसा आपका आदेश। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। महाराज, राजकुमारी आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। कई दिनों से कह रही हैं कि वे आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है मंत्री जी, 1 महीने हो गया है। मैं भी अपनी बेटी से मिल लूंगा। उसे ले आओ। कुछ ही देर में मंत्री राजकुमारी को लेकर आता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई मरा हुआ जीवित नहीं हो सकता। मुझे एक मौका दीजिए। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। सच में बेटी, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझसे बड़ी खुशी और क्या होगी। महाराज, इनके शब्दों पर मत जाइए। मुझे इनकी बातों पर भरोसा नहीं है। मंत्री, कैसी बातें कर रहे हो? जब राजकुमारी खुद पश्चाताप कर रही है तो हमें उसे एक मौका देना ही चाहिए। मेरा फैसला है, राजकुमारी को राजमहल में रखा जाएगा। ये बात जब रघु और गोमती तक पहुंचती है। महाराज ने राजकुमारी को सिर्फ 1 महीने में ही राजमहल में वापस रख लिया। ये सही नहीं है। हमें जाकर महाराज को समझाना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं। फिर दोनों राजमहल पहुंचते हैं। आओ रघु, आओ गोमती, बताओ कैसे आना हुआ। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? राजकुमारी को राजमहल में क्यों रखा? मैंने अपनी बेटी को 1 महीने तक कठोर सजा दी थी। अब वो बदल चुकी है। उसने हम सब से माफी मांगी है। वह वैसा कभी नहीं करेगी। नहीं महाराज, आप गलती कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि राजकुमारी कभी नहीं बदल सकती। मैंने उसे पूरे 20 दिन अपने पास रखा, बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया, फिर भी वह मेरी नहीं हुई। आप उसके पिता हैं, इसलिए उसके प्रेम में अंधे हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वह नहीं बदली। गोमती, उसने तुम्हें एक बार धोखा दिया है, इसलिए तुम विश्वास नहीं कर पा रही हो। लेकिन मेरी बेटी अब सचमुच बदल चुकी है। मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है महाराज, अगर आपको लगता है कि राजकुमारी बदल चुकी है तो रखिए, पर हमें भी कुछ दिनों के लिए राजमहल में रहने की अनुमति दीजिए, और ये बात राजकुमारी को मत बताइए। ठीक है, मेरी बेटी तुम्हारे घर में 20 दिन रही है तो तुम भी राजमहल में कुछ दिन रह सकते हो। तब तुम्हें अपनी आंखों से विश्वास हो जाएगा कि वह बदल चुकी है। 2 दिन बीत जाते हैं। रघु और गोमती गुप्त रूप से राजकुमारी पर नजर रखते हैं। तभी एक रात राजकुमारी अचानक उठ बैठती है और मन में सोचती है, जब तक पिताजी जीवित रहेंगे मैं अपनी माँ को जीवित नहीं कर सकती। मुझे पिताजी को खत्म करना होगा। आज रात ही ये काम पूरा करूंगी और पूर्णिमा की रात तक उन 7 की बलि देकर अपनी माँ को फिर से जीवन दूंगी। इतना सोचकर राजकुमारी खंजर लेकर राजा के कमरे की ओर बढ़ी। तभी गोमती, जो छुपकर सब देख रही थी, चौंक उठी और उसका पीछा करने लगी। जैसे ही राजकुमारी राजा पर वार करने वाली थी, गोमती ने खंजर पकड़कर उसे धक्का दे दिया। शोर से राजा की नींद खुली और उन्होंने पूरा दृश्य देख लिया। राजकुमारी, तुमने अपने पिता की हत्या की कोशिश की। एक मृत मां को जिंदा करने के लिए तुम इतने लोगों की बलि और मेरे प्राण तक ले लोगी। सैनिकों, इसे आजीवन कारावास में डाल दो। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ माँ को पाना चाहती थी। सैनिकों, इसे ले जाओ मेरी नजरों से दूर। और तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। आज से तुम राजमहल में रहोगे और मेरे सच्चे सहायक बनोगे। मुझे अब पूरा यकीन हो गया कि राजवंश का खून हर वक्त वफादार भी नहीं होता है। तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। जी महाराज, हम सदैव आपकी सेवा में रहेंगे। उस दिन के बाद वे दोनों ईमानदारी और निष्ठा से राजा के विश्वास पात्र बनकर सुखपूर्वक रहने लगे। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ अपनी 2 बेटियों
सांवली और चमकी के साथ रहती थीं। सांवली का रंग भले ही गहरा था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा शुद्ध था। चमकी का चेहरा दमकता था, पर उसका मन अहंकार से भरा था। माँ की आंखों को चमकी की चमक तो दिखती थी, पर सांवली की कड़ी मेहनत उसे कभी नजर नहीं आती थी। अरे सांवली, अभी तक सो रही है? तेरे उठने से पहले ही चमकी नहा धोकर मंदिर चली जाती है और तू अभी तक चारपाई पर पड़ी है। थोड़ी तो शर्म कर इस घर के लिए। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियां सेकी, भैंस को चारा डाला और आपका तेल भी गरम कर दिया मालिश के लिए। थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया? तेरे जैसे निकम्मे के हिस्से में बस शिकायतें बची हैं। चमकी को देख, कितनी संस्कारी लगती है। उसके नैन नक्श तो परी जैसे हैं। तू तो जैसे अपने बाप की ही तरह बदसूरत निकली। माँ ने अपनी भड़ास निकाली। अरे माँ, अब इसको बोलना भी छोड़ दो। इससे अच्छा तो मैं ही सब काम कर लूंगी। कहीं मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे? ये सांवली तो दूर से ही डराने लगेगी। चमकी ने आग में घी डाला। सांवली का चेहरा उतर गया। मैं बदसूरत हो सकती हूँ माँ, पर मेरा दिल तो साफ है। कभी आपने मेरी मेहनत देखी है? मैंने इस घर के लिए अपनी उम्र लगा दी, पर आपने कभी सर पर हाथ तक नहीं फेरा। सर पर हाथ तब फेरू जब तू इस घर का नाम रोशन करे।